अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने देखा था वो हमने ई कॉमर्स की डिटेल डेफिनेशन और डिफरेंसेस की पॉइंट्स और जो है डिफरेंट चीज़ें देखी थी, ताकि हम ये समझ सकें कि ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स की मार्केट कौन सी होती है, जो है ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने जा रहे हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पिक करेंगे जिसको हमने बोला था कि हम सबसे पहले दराज क्लियर करेंगे। तो दराज को पिक करेंगे और आगे लेके चलते हैं कि दराज वर्क कैसे करता है। तो वो हम ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर कि सबसे पहले जो है हम हंटिंग करेंगे, सोर्सिंग करेंगे, लिस्टिंग करेंगे। इससे पहले जो तीन ऑप्शन थे वो मतलब कि इन्वेस्टर आता है, उसके बाद वो आप वीए को हायर करता है, वीए उसको लोकेशन बताता है, लोकेशन बताने के बाद आप जो है हंटिंग करते हैं, उसके बाद सोर्सिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, उसके बाद एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था कि आप करते हैं जी, कोई भी बिजनेस आता है, कोई भी इन्वेस्टर आता है, वो सबसे पहले आपको क्या बोलता है जी कि मुझे इन्वेस्टर आया यहाँ पे, वो आपको बोलता है कि जी मुझे कोई भी प्रोडक्ट जो है, यानी कि मैंने बिजनेस करना है तो कहाँ पे करूँ। ठीक है, तो वो आपसे लोकेशन पूछता है। यहाँ पे आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे वीए लिखा था, यानी कि वर्चुअल असिस्टेंट। उसके बाद हमारे पास आया था लोकेशन का कि कहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे हमने लोकेशन सेलेक्ट कर ली है दराज। ये रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। उसके बाद बंदा कहता है कि जी मैं बेचूं क्या, तो उसके लिए आप जो है इसको लोकेशन क्रिएट, जब हमारी फाइनल हो जाएगी, हमारी शॉप क्रिएट हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा। यहाँ पे बेसिकली ना यहाँ पे एक पॉइंट ऐड होता है स्टोर क्रिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोर क्रिएशन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हम जो है यहाँ पे टॉप, वो मैंने समझाने के लिए वैसे समझाया था एक रिदम के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो स्टोर क्रिएशन है, यानी कि हम आज जो स्टोर बनाएंगे वो हंटिंग के बाद करेंगे। ठीक है, आगे जाके आपको आइडिया हो जाएगा कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। स्टोर क्रिएशन इसको हम स्किप करेंगे अभी के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है हंटिंग, उसके बाद आता है सोर्सिंग, उसके बाद हमारे पास आता है लिस्टिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के बाद हमें ऑर्डर्स आते हैं, तो हम डेफिनेटली ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे। ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद हमारे पास फाइनेंस का काम आता है, पेमेंट आ गई है, हम उसको मैनेज करेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट के बाद हम जो है क्लेम मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हमारे स्टोर के ऊपर क्लेम्स वगैरह आते हैं तो हम उसको मैनेज करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल दराज का एक आपको ओवरव्यू दे चुका हूं मैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चीजें अब हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं कि हमने जो है वर्चुअल असिस्टेंट हायर हो गया, इन्वेस्टर आ चुका है, लोकेशन हमारी दराज फाइनल हो चुकी है। तो स्टोर क्रिएशन हम हंटिंग के बीच में करेंगे या फिर लास्ट में करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब तक हमारी कोई प्रोडक्ट जो है ऐसी लॉन्च, मतलब हम हंट कर चुके होंगे जिसको कि हम जो है मार्केट के अंदर चेकआउट करें। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि स्टोर बना होगा तो हम जो है कोई प्रोडक्ट तो हमारे पास होनी चाहिए ना जो उसके ऊपर लिस्ट करनी है, तो इसलिए मैं प्रोडक्ट हंटिंग पहले करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग को लेके चलें, प्रोडक्ट हंटिंग, तो इस प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको तीन जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यानी कि तीन स्टेप के ऊपर मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट के आइडियाज लेंगे कि हम कौन सी प्रोडक्ट है जो जिसको हम सेल कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास डेटा कलेक्शन, यानी कि जिन प्रोडक्ट को हमने आइडिया लिया था अब हम उन्हीं प्रोडक्ट का डेटा कलेक्ट करते हैं कि आया कि किसकी कितनी सेल्स हो रही हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, किसका कितना रेवेन्यू हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम कलेक्ट करते हैं। और थर्ड पे आता है हमारा रिजल्ट कैलकुलेशन,
तो जब तक हमारी रिजल्ट कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च और डाटा कलेक्शन जब आप कर रहे होंगे तो आपको ये आइडिया होगा या आपको फील होगा कि जी हाँ जी हम इस प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट फाइनल है, इसके अंदर हम सेल्स कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा जब तक आपकी प्रॉपर रिजल्ट कैलकुलेशन नहीं हो जाती, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम इस प्रोडक्ट के अंदर जो है काम करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपका एक जो है आपके का क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो एक हमारा जो जनरल क्राइटेरिया है वो चलता है। ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आया कि उस जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो हम उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए चूज करेंगे। तो चलते हैं, यहां पे है हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हमारा क्राइटेरिया के अंदर यहां पे अगर मैं चूज करूं कि सबसे पहले हमारे पास आता है कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि वो गेटेड नहीं होनी चाहिए। गेटेड और अनगेटेड ये एक टर्म्स आती हैं। गेटेड प्रोडक्ट्स, अनगेटेड प्रोडक्ट्स। गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी और अनगेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, तो यहाँ पे आपके जो है अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लें कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको सेल करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी वो हमारी गेटेड प्रोडक्ट होगी, और कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आपको सेल करने के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी तो वो अनगेटेड प्रोडक्ट होगी। गेटेड प्रोडक्ट्स की एग्जांपल हैं कि आप जो है मेडिकल, ब्यूटी के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहें या अप्लायंसेस के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो आपको वहां पे सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप जो है गेटेड प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक और कॉन्सेप्ट देता चलूं। मोस्टली लोग जो हैं वो अब जो काम करते हैं वो ब्रांड्स को फ्लिप करने का काम करते हैं, यानी कि ब्रांड बनाया, उसको जो है रेडी किया, उसको बूस्ट किया, बनाने के बाद जो है आप उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो सेल करने का जो अमल होता है इसको हम कहते हैं कि जी ब्रांड बंदे ने ब्रांड बनाया है, उसको बाद उसको सेल करने को हम कहते हैं जी ब्रांड को फ्लिप कर दिया। तो जो ब्रांड्स बनते हैं और फ्लिप होते हैं वो मोस्टली अनगेटेड प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर बनते हैं और फ्लिप भी होते हैं। लोग फ्लिप ब्रांड को क्यों करते हैं, अब माइंड में आता है कि जी एक बंदा जो है एक मेहनत करके अपना ब्रांड बिल्ड कर रहा है, उसके बाद वो उसको सेल क्यों करेगा, यानी कि वो अपना ब्रांड फ्लिप क्यों करेगा। तो यहाँ उसका जवाब ये बनता है कि जब भी कोई ब्रांड फ्लिप होता है, ब्रांड सेल होता है, तो वहां पे वो मैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर रहा होता है। कैसे, सबसे पहले जो है वो उसके अंदर स्क्रीन के ऊपर लिखता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देख लें कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी कि जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे स्टॉक लिख लें या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट लिख लें, जो भी आप यहाँ पे मुनासिब समझें आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि 36 मंथ की, यानी कि 3 साल की जो सेल्स हैं उसकी हम जो है 1 मंथ की एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने के बाद 36 मंथ की जो सेल्स हैं वो हमने, और प्लस हमारी जो हमारी कॉस्ट आई है स्टोर के ऊपर, प्लस हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो, ठीक है, ये सारे पैसे एक साथ ही हमने पे करने होते हैं जो कि ब्रांड बाय सेल कर रहा है। ठीक है, उसको तो हमारा पास जो है न्यू ब्रांड आ जाता है, यानी कि बना बनाया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, एक तो ये गेटेड प्रोडक्ट, या फिर गेटेड प्रोडक्ट एक तो आ गई है कि कोई भी बंदा आपको सर्टिफिकेशन जो है आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता, स्टोर ट्रांसफर कर सकता है लेकिन अपनी सर्टिफिकेशन आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक वजह ये है कि आप जो है ब्रांड अनगेटेड कैटेगरी के अंदर क्यों बनाते हैं। दूसरा ये कि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर ऐसी वेरिएशंस वाली चीज़ें जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं कि उसके अंदर ऑटोमेशन नहीं है। क्योंकि जब बंदा एक बना बनाया ब्रांड ले रहा है तो वो उसका मतलब ये है कि वो तंगी नहीं चाहता, वो किसी मतलब के पंगों में पड़ना नहीं चाह रहा। ठीक है, वो ऑटोमेशन चाह रहा है कि उसने तो ब्रांड बनाने की भी जहमत नहीं की। तो यहाँ पे हम वो ब्रांड बनाएंगे जो कि
आपका ऑटोमेटिकली फ्लिप हो और उसके जो है आपके उसकी सर्कुलेशन जो चले वो ऑटोमेशन के ऊपर हो। वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर। गेटेड प्रोडक्ट के अंदर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पे ये बात भी माइंड में रखनी है कि आपको हर एक कैटेगरी के अंदर काम करना आता है, हर एक क्राइटेरिया के अंदर रह के काम करना आता है, लेकिन हम ब्रांड को फ्लिप करने के हवाले से इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, या फिर जो है बजट बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो उस वजह से कुछ चीज़ों को इग्नोर करेंगे। तो आगे जाके देखते हैं। सेकंड आती है हमारे पास बल्कि प्रोडक्ट या फिर हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। बल्कि प्रोडक्ट्स क्या होंगी आपकी, जैसे कि आप सपोज कर लें कि आप जिम जाते हैं तो वहां पे आपको डंबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वो होते इतने से हैं लेकिन उनका वेट काफी ज्यादा होता है, 15 किलो, 20 किलो, 30 किलो, ठीक है। तो दूसरे एंड के ऊपर आते हैं कि आप एक चेयर लेते हैं, चेयर का वेट होता है 10 केजी के राउंड अबाउट, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ज्यादा हो या वेट ज्यादा हो, दोनों के ऊपर शिपिंग आपको सेम पड़ रही होगी। अगर एक प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है तो वेट के ऊपर शिपिंग पड़ेगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वॉल्यूम के ऊपर जो है आपको शिपिंग पड़ेगी। तो जो हमारा कस्टमर है वो मोस्टली जो है शिपिंग की वजह से भी आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस करने से पीछे हटता है। वो कहता है कि जी शिपिंग इतनी ज्यादा है, मैं ऑर्डर प्लेस ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम दूसरे एंड के ऊपर आ जाएं तो कि अगर आप उनको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, और शिप वगैरह कर रहे हैं, आप खुद से उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हाई वॉल्यूम की प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो उसके अंदर आपको जगह भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और अगर वेटेड प्रोडक्ट है तो आपको उसको शिप भी करवाने जाना है तो वहाँ पे भी डेफिनेटली आपकी शिपिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, जाते हुए आपको जो है उसको मैनेज करना भी मुश्किल होगा। तो इसके लिए हम जो है बल्कि प्रोडक्ट्स या फिर हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स जो है उनको इग्नोर करते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास कि आपने जो प्रोडक्ट्स बेचनी है या सेल करनी है वो मतलब गिलास की नहीं होनी चाहिए। गिलासी प्रोडक्ट कह लें आप, या फिर ब्रेकेबल, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि कांच की बनी हो, हमारे गिलास की बनी हो, या फिर टूटने वाली हो। आपके पास सिरामिक्स हो सकता है, एक्रेलिक हो सकती है। एक्रेलिक जो है वो कम टूटती है, लेकिन ग्लासी प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर हमारी मिट्टी के बर्तन कह सकते हैं आप, पत्थर के बर्तन कह सकते हैं, कुछ ऐसी और प्रोडक्ट्स जो कि टूटने वाली होंगी उनके अंदर हम काम नहीं करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब भी आपकी प्रोडक्ट जो है डिलीवर की जाती है तो उसके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, ठीक है। आपका पार्सल ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे फेंका जा रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास मोस्टली चांसेस होते हैं कि जब आपकी प्रोडक्ट जो है वो शिप हो रही होती है तो वहां पे आपके जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो चुकी होती है। जब हमारे सब जो कस्टमर है यानी कि हमारा जो क्लाइंट होता है, जो जिसने हमें ऑर्डर प्लेस किया होता है, जब तक उसके पास हमारी प्रोडक्ट पहुंचती है तो वो डैमेज हो चुकी होती है। तो डेफिनेटली जब हमारे कस्टमर के पास हमारी डैमेज प्रोडक्ट पहुंचेगी तो वो क्यों रखेगा, उसने जो है प्रॉपर पे करना है। तो उसके नतीजे में वो आपको रिटर्न देता है। रिटर्न यानी कि आपके जो क्लेम्स हैं, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि क्लेम्स जो हैं आपको मैंने बताया था कि हमने उनको मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे हम जो ग्लासी प्रोडक्ट्स जो और जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको इग्नोर करके हम बेसिकली अपने स्टोर को बचा रहे होते हैं। क्योंकि जब भी किसी भी स्टोर के ऊपर रिटर्न आती है, क्लेम आता है, तो उसके हमारे स्टोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट होते हैं। हमारी जो सर्च है, हमारी लिस्टिंग है, वो सर्च सप्रेस्ड के अंदर चली जाती है। मोस्टली दराज जो है उसको दिखाता ही नहीं है, क्योंकि दराज का एल्गोरिथम ये समझता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से रिटर्न्स आ रही हैं, ठीक है। बेसिकली वो आपकी जो लिस्टिंग है उसकी क्वालिटी को देख रहा होता है कि एक बंदा है उसने आपके, एक तो रिव्यूज होते हैं, रिव्यूज अगर बुरे आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट की बेस के ऊपर आ रहे होंगे कि अगर तो प्रोडक्ट टूटी हुई है तो वो अगला बंदा जो है रिव्यू देगा, 1 स्टार करेगा और साथ बोलेगा कि जी मुझे टूटा हुआ प्रोडक्ट मिला, ठीक है। तो दूसरे एंड के ऊपर जो है आपको जब वो रिटर्न आएगी तो एक तो आपकी जो रिव्यू आया है वो बैड आ गया है, उसका बैड इंप्रेशन होगा। वो दिखने वालों को भी दिख रहा है कि जी ये बिल्कुल इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात,
आप अपने रिव्यू को खुद से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वही कस्टमर कर सकता है जिसने कि ये रिव्यू किया होगा। ग्लासी प्रोडक्ट्स होगी, ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होगी, हम इसके अंदर काम नहीं करते। क्यों नहीं करते उसकी रीजन मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके बाद आ जाए हमारे पास 4th नंबर के ऊपर, परशेबल गुड्स। ये मैंने यहां पे लिख दिया है। परशेबल गुड्स होती हैं हमारी सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करते जिनको आपको मतलब कि सेल करने के अंदर आपको टाइम अगर लग जाए तो वो पड़ी पड़ी खराब हो जाए। तो स्टोरेज वाली प्रोडक्ट्स को हम जो है यानी कि जिनको स्टोर करने के लिए आपको उनको ख़राब होने का अंदेशा हो, उन प्रोडक्ट्स के अंदर काम नहीं करते। इसके लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है एक सब्जी की शॉप होनी चाहिए, ठीक है। अगर सब्जी की शॉप है तो उसके अंदर आपको फिर स्टॉक मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है परशेबल प्रोडक्ट्स के अंदर ये अगर कोई मॉल वगैरह जो है उसके अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो वो इस प्रोडक्ट के अंदर काम कर सकते हैं, इस कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 5th नंबर के ऊपर गेटेड प्रोडक्ट्स होगी, बल्कि प्रोडक्ट्स होगी, ग्लासी प्रोडक्ट होगी, ब्रेकेबल हो गई, परशेबल गुड्स हो गई। इसके बाद हम देखते हैं ऐसी प्रोडक्ट जिनके अंदर वेरिएशन हो। वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट को हम क्यों नहीं सेल करते, उनके अंदर क्यों नहीं काम करते? तो इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सपोज करें कि मैंने एक शर्ट पहनी हुई है और शर्ट को मैं मतलब सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये एक शर्ट जो है, आप एक मेन शर्ट की बात कर लें या फिर लेडीज सूट की बात कर लें, तो इनके अंदर बेसिकली वेरिएशन आती हैं। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल लेके चलूंगा। मेंस शर्ट यानी कि जिसको हम टी शर्ट भी बोलते हैं, अगर आप एक टी शर्ट रखते हैं तो आप उसके अंदर जाहिर सी बात है एक कलर तो सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान की जो अलग पसंद है, अलग चॉइस है, तो उसके अंदर आप कलर्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास आते हैं, आप सपोज कर लें कि 5 कलर की जो है आप शर्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। 5 कलर आपने वहां पे लिस्ट करने हैं। अब दूसरे एंड के ऊपर आए तो उस शर्ट के अब हर बंदे का साइज भी एक नहीं है। आप यहाँ पे अगर बेसिक साइज लें, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सल, डबल एक्सल, तो यहाँ पे आपके पास 5 साइज बन रहे हैं, 5 कलर और 5 साइज। तो यहाँ पे मैंने आप 5 साइज कम लिए हैं। यहाँ पे अगर हम एक्सल के बाद डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल, 5 एक्सल, 6 एक्सल, 8 एक्सल, 10 एक्सल तक भी जाता है, बल्कि 15 एक्सल तक भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 साइज लिए हैं सिर्फ, ठीक है। 5 साइजेस और 5 कलर। तो अगर हम इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 25 पीसेस जो हैं हमारे पास आते हैं कि एक शर्ट और उसका एक कलर और एक साइज, ठीक है। तो हमारे पास एक एक पीसेस। तो यहाँ पे अगर आप 30 पीसेस भी या फिर आप कह लें कि आपने जितने भी पीसेस, यहाँ पे हम जो है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर ही फिर से आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको, 25 हमारे पास आ चुका था, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप हर एक कलर और हर एक साइज की 30 पीसेस भी मंगवाते हैं, ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा कम जो है पीसेस बताए हैं। यहाँ पे हम वो प्राइस लिखते हैं जो कि हमारी एवरेज सेल होती है। आगे जाके हम जब डाटा कलेक्ट करेंगे वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक है हमारा वो इन हंड्रेड्स आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट 30 पीसेस लिखे हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो यहाँ पे 750 पीसेस जो हैं हमें रिक्वायर होंगे कि हमने स्टॉक 750 पीसेस का रखना है। तो अब 750 पीसेस अगर आप सपोज करें कि आपको मिनिमम प्राइस जो है आपको 500 एक शर्ट की मिल रही है होलसेल के अंदर, तो आप इसको आप 500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3,75,000 जो है एक अमाउंट निकल के आती है कि अगर आप शर्ट जो है एक सेल कर रहे हैं, एक शर्ट सेल कर रहे हैं, उसके 5 कलर हैं और 5 साइजेस हैं, तो 3,75,000 जो है आपके पास जो बजट है वो होना चाहिए, तब जो है आप एक शर्ट के अंदर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम जो है वेरिएशंस को इग्नोर करते हैं, वेरिएशंस के अंदर काम नहीं करते। अगर आप ब्रांड फ्लिप करने के हवाले से भी बात करें तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो ब्रांड बाय करने वाला बंदा है वो तो ऑटोमेटेड जो है बिजनेस उसको जो है वो
वही ऑटोमेटेड बिजनेस चाहिए, उसी वजह से तो वो ब्रांड जो है बाय कर रहा है, क्योंकि वो काम नहीं करना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर वो आप वेरिएशंस के अंदर साथ जाएंगे, अगर आप ब्रांड फ्लिप करने वाले हैं तो आपका ब्रांड भी फ्लिप नहीं होगा, और दूसरे एंड के ऊपर अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो वेरिएशंस के साथ जाएंगे तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगी। उसके बाद आता है हमारे पास नंबर 6 के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर हम काम नहीं करते, उसकी वजह ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर तार, वायर, टांका कुछ भी लगा हो, उसके ऊपर अंदर सोल्डरिंग हो, बेसिकली आपकी ये अभी हमारी हैंड फ्री है यहाँ पे पड़ी हुई है, तो अगर आप हैंड फ्री को अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली स्पीकर है छोटा सा, दो स्पीकर हैं, एक छोटा सा माइक है। जब उसको डिलीवर कर रहे होंगे तो इसके मोस्टली 90% जो है चांसेस होते हैं कि इनके जो माइक हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, दूसरे एंड के ऊपर अगर आप मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे पास क्या है कि इसके ऊपर ग्लास है। ठीक है, इसके भी टूटने का खतरा है, कैमरे के ऊपर जो है आपका ग्लास है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेते हैं उसके अंदर टांका लगा हुआ है, ऊपर जोड़ लगा हुआ है, उसके अंदर तार यूज़ हो रही है, तो उसके अंदर हमारे चांसेस होते हैं कि जाते जाते हमारी प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिटर्न्स को फेस करना पड़ता है, और हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तरफ आएँ तो वो थोड़ी सी महंगी भी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक रिटर्न आ जाती है तो आपकी 10 प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होता है वो उसको खा जाती है, आपको लॉस के अंदर लेके चली जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हमारी क्लियर होगी। उसके बाद है हमारे पास ऑटोमोटिव, यानी कि हम अगर आप बाइक्स, कारें, ट्रैक्टर, यानी कि ऑटोमोटिव कोई भी है आपकी, उसके अंदर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए कि आपको उसको मैनेज करने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए पीछे एक पूरी बिल्डिंग की ज़रूरत है, जिसके अंदर आपकी पूरी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, आपका पूरा ब्रांड बना होगा, आप उसको पहले प्रमोट करेंगे तब जाके आपकी उसके अंदर सेल्स आएंगे, और ऊपर से दूसरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही होगी कि उसके अंदर आपको उसको बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अगर आप यहाँ पे मोटरसाइकिल्स की जो है कंपनी लॉन्च करते हैं, खोलते हैं, तो उसको बिल्ड करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो अभी चलते हैं ज़रा दराज को ओपन करते हैं, वहाँ पे आपको कैटेगरीज दी गई होंगी, तो वहाँ पे देखते हैं कि किन कैटेगरीज के अंदर हम काम कर सकते हैं, किन के अंदर नहीं कर सकते। उन कैटेगरीज के अंदर रहते हुए हम इस क्राइटेरिया के ऊपर रहेंगे। इस क्राइटेरिया जो हम देखते हुए अगर हमारी किसी कैटेगरी के अंदर ये वाली चीज़ें आ रही होंगी तो हम उसको स्किप करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम दराज ओपन कर लेते हैं, dras.pk ओपन कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक इंटरनेट इशू। दराज ओपन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट्स की वजह से ग्लिच है, वरना यहाँ पे आपको जो है दराज की कैटेगरीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे आपको दराज की कैटेगरीज देखने को नहीं मिल रही। तो अभी के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करें, ये प्रोडक्ट ओपन पड़ी हुई हैं, ये सारी प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, इनमें से कोई भी ओपन कर लें तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज के ऑप्शन जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जो है कैटेगरीज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज, टीवी एंड होम अप्लायंसेज। तो ये दोनों जो हैं एक ही कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके अंदर हम क्यों नहीं काम करते। उसके बाद आता है हेल्थ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो बात डिस्कस की थी वो गेटेड और अनगेटेड की थी। तो हेल्थ एंड ब्यूटी जो है हमारी गेटेड कैटेगरीज आती हैं। यहाँ पे आपको अगर आप हेल्थ के रिलेटेड बात करें तो हर इंसान को समझ आती है कि ऑनलाइन किसी भी हेल्थ के रिलेटेड के साथ खेलना
अच्छी बात नहीं होती। और अगर हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं है तो फिर तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, तो अगर आपको हेल्थ के अंदर काम करना है तो उसके लिए आपके पास उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर जो है उसके डिग्रीज होनी चाहिए कि आप जो है इसको आप मेडिकली जो है आप इसको अच्छे से जानते हैं, तभी आप इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फ्लिप करने की बात करेंगे सारी, तो वहाँ पे आएगी बात कि आप जो है अपने सर्टिफिकेट को जो है वो फ्लिप नहीं कर सकते, आप जस्ट अपने ब्रांड को फ्लिप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर जो भी ब्रांड बनेगा वो फ्लिप आप नहीं कर सकते। ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर। और उसके बाद दूसरी एंड के ऊपर आए, अगर आप जो है ब्यूटी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो आपके पास ब्यूटिशियन का जो सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी है, ज़रा उसकी डिमांड करता है। अगर आपके ऊपर पास नहीं है तो आप यहाँ पे ब्यूटी के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं सेल कर सकते। कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे जैसे कि आप अगर ब्लश ले लें तो वो आपकी हेल्थ को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो कि एक क्रीम पहुंचा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्लशिस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हम काम कर सकेंगे, लेकिन जो है मोस्टली प्रोडक्ट्स जो हैं वो हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर हमारी गेटेड होती हैं। उसके बाद आते हैं मदर एंड बेबी। तो यहाँ पे आपको 50% तक जो है ऐसी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं, जो जिनके अंदर हमें प्रोडक्ट्स जो है हमारी कैटेगरी के अंदर रहते हुए, यानी कि मदर एंड बेबी के अंदर रहते हुए हमारे क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेंगी। लेकिन यहाँ पे भी जो मदर एंड बेबी के अंदर जो प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी क्राइटेरिया के अंदर फिट नहीं बैठेंगी, बल्कि होंगी, वॉल्यूम ज़्यादा होगा या फिर टूटने वाली होंगी, हम उनको स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रोसरीज एंड पेट्स। तो ग्रोसरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, पेट्स के रिलेटेड जो है यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप बात करें कि पेट्स के रिलेटेड, तो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ओवरऑल हम अगर ओवरव्यू करें तो जितने भी लोग यहाँ पे मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो मोस्टली लोग जो हैं 90% लोग, 95% ऐसे लोग होंगे जिनके घर पे कोई पेट नहीं होगा। 5% जस्ट ऐसे लोग होंगे जिनके घर पेट्स होंगे। लेकिन उनको जो कि 5% लोग हैं उनको भी पता है कि ये साथ वाली शॉप है, ये फलां शॉप है, यहाँ से हमारी जो कैट है या हमारा डॉग है उसकी फीड मिलती है। ठीक है, वो भी ऑनलाइन बाय मोस्टली नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हमारी मार्केट जो है पेट्स के हवाले से वो बिल्कुल छोटी है। आगे चलते हैं होम एंड लाइफस्टाइल। होम एंड लाइफस्टाइल के अंदर जो है हमारे मोस्टली ब्रांड बनते भी हैं, बिकते भी हैं, और इसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है अनरेटेड मिलती हैं। उसके बाद वुमेन फैशन एंड मेन फैशन। तो ये मैं आपको एक तो वेरिएशन के हिसाब से इसको आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर वेरिएशन को छोड़ दें तो दूसरे एंड के ऊपर हमारे पास आता है कि वुमेन फैशन के अंदर अगर आप आएँ या फिर मेन फैशन के अंदर आए तो मेन फैशन के अंदर आपको जो सबसे ज़्यादा फेक रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप वुमेन फैशन के अंदर जाएं तो मोस्टली जो है यहाँ पे आपको रिटर्न्स ज़्यादा देखने को इसलिए मिलती हैं कि उनके पास जब ऑर्डर पहुँचता है लेडीज़ के पास तो उनको वो प्रोडक्ट जो है वो पसंद नहीं आ रहे होते। तो इसलिए जो है हमारे पास मोस्टली वुमेन फैशन के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं हम लॉन्च नहीं करते। एक वेरिएशन, दूसरा रिटर्न्स। उसके बाद वॉचेस, बैग एंड ज्वेलरी 50% तक हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जिनको हम बेच सकेंगे और सेल भी कर सकेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। दुनिया में सबसे बड़ा जो ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर ब्रांड्स बनते भी हैं, बिकते भी हैं। उसके बाद ऑटोमोटिव एंड मोटर बाइक्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जिन प्रोडक्ट्स कैटेगरीज के अंदर हम काम करेंगे वो हमारे पास मोस्टली आती हैं हेल्थ एंड ब्यूटी को छोड़ के, टीवी, होम एंड अप्लायंसेस को छोड़ के, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड एसेसरीज को छोड़ के। तो हमारे पास जो आती हैं वो आती हैं मदर एंड बेबी। उसके बाद आती है होम एंड लाइफस्टाइल, वॉचेस, बैग्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने ब्रांड फ्लिप करना है, बेचना चाहते हैं ब्रांड, तो तब तो हम इनके अंदर काम करेंगे। बाकी रही बात काम करने की, तो आपको हर एक कैटेगरी के अंदर काम करना आता होगा, हर एक कैटेगरी के अंदर काम करने का तरीकाकार सेम होगा, जस्ट हमें इसके अंदर सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।